नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो अफगानिस्तान से है। आप जैसा कि जानते हैं कि अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने का जब मैं ये बात कह रहा हूं, कहने का तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल करके कब्जा किया गया था। आप जानते हैं कि 90 के दशक में भी एक बार तालिबान की सरकार वहां पर रही थी, अमेरिका के हस्तक्षेप से हटाया गया। अमेरिका ने लंबे समय तक कोशिश किया कि वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, जो कि सही साबित भी हुआ। लेकिन समय के साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान का असहयोग कर सकते हैं, आप रसिया का थोड़ा सा कह सकते हैं कि दखल अंदाजी, इन सब की वजह से लगभग देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के शासन, डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, शासनकाल का अंत, और जो बाइडेन के शासनकाल की एंट्री होते ही अमेरिका ने निर्णय ले लिया आनन फानन में कि हम अफगानिस्तान को छोड़ेंगे। और जैसे ही अमेरिका ने यह निर्णय लिया, अचानक से वहां पर देखेंगे तालिबान का प्रभुत्व हुआ। और तालिबान का प्रभुत्व होने के साथ साथ देखा गया कि तालिबान ने विभिन्न तरह के कार्यक्रम वहां पर करने शुरू किए। खास करके अगर आप देखेंगे तो इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को लागू करना शुरू किया। महिलाएं नहीं पढ़ेगी, घर से बाहर नहीं जाएंगी, तमाम तरह के जो हैं प्रतिबंध लगाए गए। इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखेंगे तो बर्बरता भी दिखाया गया। अब इन सब चीज़ों को लेकर के दुनिया भर में निश्चित तौर पर यह बात होना था। दुनिया भर के किसी भी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दिया। अलग बात है कि पर्दे के पीछे, चाहे वो चीन हो, चीन तो खैर सबसे पहले पहुंच जाता है तो वो पहुंच गया। भारत के विषय में भी कहा गया कि भारत के कुछ अधिकारियों को देखा गया है कि तालिबान के साथ बातचीत चल रहा है, और बातचीत में जो एक देश मदद कर रहा है वो है कतर। तो ये सारी चीजें हुआ। हाल ही में एक सूचना आया कि रसिया एक पहला देश बन गया है जिसने तालिबान की सरकार को मान्यता दे दिया है। ये तमाम चीजें पैरेलल चल रहा है। लेकिन उससे पहले फिर यहां पर एक मुद्दा आ जाता है कि तालिबान के जो सर्वोच्च नेता हैं, अब उन पर तलवार गिर गया है। और वो क्या है कि हिबतुल्लाह को गिरफ्तार करने की बात कर दी गई है। अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। और ये अरेस्ट वारंट निश्चित तौर पर ये जो हिबतुल्लाह है, इनके लिए बहुत बड़ा खतरा अब बन सकता है ना। और ये यहां पर आईसीसी के द्वारा जारी किया गया है। ये अरेस्ट वारंट में क्या क्या कहा गया है, इन चीजों पर हम लोग करके देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात हमें यह समझना है कि आखिर तालिबान के सर्वोच्च नेता पर आरोप क्या है, इस बात को हम देखेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने 9 जुलाई 2025 को तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा और अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। यह वारंट मानवता के खिलाफ अपराध के तहत जारी किया गया है। चूंकि मैंने कहा कि लगातार क्या कहा गया कि मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया है, इनके द्वारा बर्बरता अपनाई गई है, बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मार दिया गया है, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए। तो मानव के जो एक मूलभूत अधिकार होने चाहिए थे जीने के लिए, वो छीनने का आरोप इन पर है। इसीलिए जो है यह जो वारंट जारी किया गया है, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जो सुनियोजित तरीके से कट्टरपंथी विचार को अपनाया गया। अब देखेंगे वहां पर लड़कियों को पढ़ने से भी मना कर दिया गया, घर के बाहर अकेले नहीं जा सकती हैं, अगर वो अकेले जा रही है तो गोली मार देने की व्यवस्था है। तो ये तमाम चीजें जो हुआ, अफगानिस्तान को पूरी तरह से बदल के ही रख दिया है। तो इस वजह से यह जारी किया गया। अब देखिए यहां पर आईसीसी द्वारा आरोप क्या लगाए गए हैं। सबसे पहले इन चीजों को हम लेकर के समझते हैं कि देखिए कई तरह के गंभीर आरोप हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमने चर्चा ही किया कि महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। देखिए, अफगानिस्तान वो देश हुआ करता था एक समय ना, जहां पर पूरी दुनिया, जब यूरोप भी आधुनिकता को लेकर के सोचता नहीं था, अफगानिस्तान उस समय आधुनिक था। अब पुरानी फिल्में, कई भारतीय फिल्में देखेंगे, हिंदी फिल्में, उसमें अफगानिस्तान में फिल्म की शूटिंग दिखाई जाएगी और आपको बहुत बेहतर समाज दिखेगा। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे तालिबान का अंकुश लगता गया, कट्टरपंथी सोच आता गया, और जब भी कट्टरपंथी सोच आता है ना, तो उसके सबसे पहले शिकार कौन होते हैं? महिलाएं, लड़कियां। और यहीं पर फिर से तालिबान ने किया। तो तालिबान शासन के फरमान पर लगातार जो है फतवा जो जारी किया गया, लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर रोक लगा दिया गया। अगर कोई लड़की पढ़ने जा रही है तो गोली मार दिया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो आईसीसी के नजर में था। गोपनीयता और पारिवारिक जीवन के अधिकारों का उल्लंघन किया गया। महिलाओं को स्वतंत्र रूप से बाहर निकलने से मना किया गया। अगर निकलना है तो आपको अपने पति के साथ, अपने निकट संबंधी के साथ ही जाना है। नौकरी करने के अधिकार जो है पूरी तरह से छीन लिए गए, नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत निर्णय लेने के अधिकार को भी छीन लिया जाएगा, यानी कि महिलाओं का डिसीजन मान्य ही नहीं होगा। वो कुछ निर्णय लेती है, वो उस पुरुष का ही डिसीजन मान होगा। आप सोचिए, यानी कि एक महिला को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, एक वस्तु के तरह।
है ना। जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन को मैं यहां रखूं या यहां रखूं, पर्सन ए को कॉल लगाऊं या पर्सन सी को कॉल लगाऊं, ये वस्तु है, मैं इसका मालिक हूं, मैं तय कर सकता हूं। लेकिन कोई भी पुरुष महिला का मालिक कैसे हो सकता है, ठेकेदार कैसे हो सकता है, उसके निर्णयों को तय कैसे कर सकता है, डिसाइड कैसे कर सकता है? वो एक व्यक्ति है, उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर अंकुश नहीं लगा सकते, उसके मानवाधिकार को नहीं छीन सकते, जो कि तालिबान ने किया है। और यही चीजें आईसीसी के नजर में आया है। राजनीतिक उत्पीड़न भी देखा गया है। यह समझा गया है कि जो व्यक्ति तालिबान की लिंग नीति, यानी कि जो फिलहाल महिलाओं पर जो अंकुश लगाने की बात की गई है, उससे असहमत रहे, बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे जर्नलिस्ट रहे, समाज सुधारक रहे, उन सभी को जो महिलाओं अधिकारों को लेकर के बात किए गए हैं, उन्हें राजनीतिक आधार पर जो है उत्पीड़न किया गया। बहुत सारे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे लोगों देश छोड़ करके भाग गए, बहुत सारे लोगों को गायब कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को गोली मार दिया गया, बहुत सारे लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो तमाम तरह के जो इस तरह के काम किए गए हैं, अपने असहमति वाले लोगों को नजरअंदाज करना, खत्म कर देना, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। तालिबान शासन द्वारा लिंग आधारित नीति का क्रियान्वयन भी जो किया गया है कि उत्पीड़न कोई संयोग नहीं बताया जा रहा, कहा जा रहा है कि पूरा सिस्टमैटिक ढंग से, संगठित तरीके से और एक पॉलिसी के जैसे लगता है कि तालिबान कोशिश कर रहा है कि जो 14वीं शताब्दी में कट्टर इस्लामिक चीजें, शरीयत लागू करना, उस प्रक्रिया के साथ ये बहुत सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें यहां पर है। अब देखिए तालिबान की जो लिंग नीति है, महिलाओं पर प्रतिबंध, इसमें क्या क्या लगाए गए हैं जरा एक बात देखते हैं। चूंकि आईसीसी ने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही उठाया है, जिसमें सबसे पहली बात तो शिक्षा को लेकर के कहा गया। अब देखिए माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की लड़कियों की पढ़ाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि प्राइमरी में पढ़ लीजिए, अक्षर ज्ञान आपको हो जाए, बात खत्म है। तो क्या महिलाएं केवल विवाह के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए हैं? तालिबान के निर्णय से तो यही समझ में आता है कि उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। रोजगार के अवसर पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है ना। अब जितने बहुत सारे एनजीओ एक समय जो है वो तालिबान में काम किया करता था, तमाम तरह के एनजीओ पर प्रतिबंध लगा दिया गया तालिबान में। जितनी महिलाएं थी सबको छोड़ करके भागना पड़ा वहां पर, तो ये सारी चीजें देखना पड़ा। सरकारी नौकरी में भी खत्म कर दिया गया। आवागमन में देखेंगे पुरुष संरक्षण होना चाहिए, जो उसका पति है वह जो है उसके साथ हो, नहीं तो अकेले बाहर भी वो नहीं जा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के देखेंगे, महिला डॉक्टरों की कमी, चिकित्सा सुविधाओं का अनुपलब्धता भी देखने को मिला, क्योंकि अब डॉक्टर अगर आप बनने ही नहीं देंगे, आगे पढ़ने ही नहीं देंगे, सरकारी नौकरी में आप काम करने ही नहीं दोगे, तो फिर महिला डॉक्टर आएगी कहां से? तो इस वजह से निश्चित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू होगा। वस्त्र, निश्चित तौर पर पहनावे उनावे को लेकर के बात किया गया कि बुर्का को अनिवार्य किया गया है। कहा गया कि चेहरा ढकना तक अनिवार्य है, आंख बस केवल दिखना चाहिए, उसमें भी एक जो है जालीदार पट्टी लगा होना चाहिए। तो यानी कि इतने तरह के प्रतिबंध जो हैं वह किया गया है। सार्वजनिक उपस्थिति को लेकर के कि भाई पार्क हो, जिम हो, सार्वजनिक स्थल हो, महिलाओं को उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, आप सार्वजनिक स्थल पे जा ही नहीं सकती हैं। अब सोच लीजिए, इससे ज्यादा आजादी तो जानवरों को होता है। हमारे और आपके घर में जो डॉगी होता है उसको इससे ज्यादा आजादी होता है, महिलाओं की आजादी को उससे भी कम कर दिया है, इतना अंकुश लगा दिया। तो जाहिर सी बात है, यह कहा गया कि भाई ये लिंग आधारित भेदभाव है। नहीं, अगर मान लीजिए तालिबान भेदभाव करता है तो पुरुषों पर भी अंकुश लगाता, लेकिन पुरुषों पर तो इस तरह के अंकुश नहीं है पढ़ने लिखने और रोजगार करने का, तो ये लिंग आधारित है, तो मानवाधिकार का कहीं कहीं उल्लंघन है। आईसीसी का कदम महत्वपूर्ण क्यों है? तो लिंग आधारित उत्पन्न को निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय के दायरे में माना जाता है और माना जाना भी चाहिए। ठीक है, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमारे संविधान, भारत के संविधान के आधार पर बात करेंगे तो हम सब जानते हैं भारत के संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट की जो चर्चा किया गया है उसमें स्पष्ट तौर पे हमारा संविधान कहता है कि हम अपने किसी भी नागरिक या निवासी के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये बहुत जरूरी मौलिक अधिकार है, तो वो नहीं छीना जाना चाहिए। वारंट ये दर्शाता है कि महिला अधिकारों का उल्लंघन अब केवल राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि अगर अब इस तरह की काम किसी भी देश की सरकार करती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा, तो फिर उसके तहत मामला दर्ज किया जाएगा। नारी स्वतंत्रता के प्रति आईसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और निश्चित तौर पर आईसीसी की इस प्रतिबद्धता की वजह से वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति बेहतर होगा और मैं कुछ हद तक भारत की महिलाओं की भी उसमें जोड़ करके चलता हूं। मानवाधिकार संगठनों की क्या क्या प्रतिक्रिया है उसको देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन राइट वॉच। ह्यूमन राइट वॉच की अंतर्राष्ट्रीय न्याय निदेशक लिज इवेंशन ने इस कदम का स्वागत किया है, निश्चित तौर पर करना भी चाहिए। उन्होंने कहा अब तालिबान के वरिष्ठ नेता महिलाओं और लड़कियों के कथित उत्पीड़न के लिए वांटेड माने जाते हैं। वांटेड माने का मतलब है कि आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। हो सकता है
कि आपको खत्म करने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अमेरिका इसमें कुछ ना कुछ दखलंदाजी करना चाहेगा। अमेरिका नहीं चाहेगा कि रसिया का फिर से इन्वॉल्वमेंट जो है वह वहां पर हो जाए, तो इसके लिए भी इस नजरिए से भी देखना जरूरी है। आईसीसी के इस वारंट को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रयास करना चाहिए, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय अदालत है, तो जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विभिन्न देशों के द्वारा नहीं प्रयास किया जाएगा तब तक सही से लागू भी नहीं हो पाएगा। अन्य संगठनों ने भी आईसीसी के इस कदम को साहसिक निर्णय और नारी अधिकारों के इतिहास में मील का पत्थर बताया है, इसीलिए कि जो देखिए नारी अधिकार की बात जो आईसीसी ने किया है ना, ये आईसीसी से आज से नहीं डिमांड था, बहुत पहले से। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की, आप जानते हैं नोबेल पीस प्राइज मिला, क्यों तालिबान ने मलाला यूसुफजई को गोली मारा? सिर्फ यही वजह ना कि वो स्कूल पढ़ने जा रही थी और उसने अपने सहेलियों के पढ़ने की वकालत की थी, तो यही वो तालिबान है। तो कहने का मतलब है कि इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि आईसीसी जैसे संगठन की भी ये जिम्मेदारी है कि आप जो है तत्परता दिखाते हुए ऐसे डिसीजन लीजिए जिसमें महिला अधिकार की बात की जाए, जिसमें महिला के स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। तो यहां पर ये चीजें देखने को मिला है। आईसीसी की भूमिका और अधिकार क्षेत्र की बात करेंगे तो स्थापना 2002 में रोम संविधि के तहत हेग नीदरलैंड में। अभी बहुत सारे पीसीएस एग्जाम आने वाले हैं, तो आईसीसी अब चर्चा में आ गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि संगठन वाला एक टॉपिक होता है, उससे प्रश्न देखिएगा, पीवाईक्यू में हर साल पूछा जाता है। तो आईसीसी के विषय में ये स्लाइड आपको तैयार होना चाहिए, यहां से प्रश्न आ सकता है, ठीक। मुख्यालय कहां है? हेग नीदरलैंड में है। अधिकार क्षेत्र क्या है? युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, आक्रामकता, महिला के खिलाफ भी अपराध को इसमें ऐड कर लीजिए। अब अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर के, अफगानिस्तान रोम संविधि का सदस्य देश यहां पर रहा है 2002 में, इसीलिए आईसीसी को अधिकार है कि उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकता है। अब भारत की स्थिति जरा आईसीसी में देख लेते हैं। भारत क्या रोम संविधि का सदस्य है? जवाब है नहीं। भारत ने 2002 में इस पे नहीं इससे जुड़ा हुआ है या उसके बाद भी नहीं जुड़ा। भारत आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है केवल तब जब कोई मामला सुरक्षा परिषद द्वारा आईसीसी को सौंपा जाए, है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, यूएन के द्वारा। तब भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर किया था 2000 में, पर अनुमोदन नहीं किया। इसीलिए वर्तमान स्थिति की चर्चा करेंगे तो वर्तमान में भारत आईसीसी का सदस्य देश नहीं है, यह प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो रोम संविधि का निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा और भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे की प्रक्रिया क्या हो सकता है? देखिए, जो भी सदस्य देश हैं आईसीसी के द्वारा सभी देशों को वारंट की सूचना दी जाएगी और हिब्बतुल्लाह या हकीम हक्कानी सदस्य देश में प्रवेश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी देश मेंबर है, ये लोग किसी भी देश में अब जाते हैं, ये दोनों तो यहां पर देखने को मिलेगा कि उनको गिरफ्तार करने की बात अब की जाएगी, ठीक है। आईसीसी का वारंट जो है प्रतीकात्मक दबाव भी बना सकता है, जिससे अन्य राष्ट्र अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ सख्त रुख अपना सकते हैं। क्योंकि कई देशों की यह खबर आया कि कई देश जो है आने वाले समय में अफगानिस्तान की सरकार को मान्यता दे, मतलब अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसको मान्यता देंगे, और वो स्थिति अगर होता है तो स्थिति ज्यादा खराब होगा। इसीलिए आईसीसी को इस पर निगरानी करना पड़ा। अब एक प्रश्न इस पर, आईसीसी का मुख्यालय कहां स्थित है? यदि इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुना होगा तो इसकी चर्चा मैंने की है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आप लोग क्या सोचते हैं कि आईसीसी भले ही देर आया पर दुरुस्त आया कि महिला अधिकार और लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए अफगानिस्तान पर कड़े कदम उठाए हैं तालिबान पर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।